Hello friends, welcome to my channel. Today we are discussing about the NCERT question answers of chapter 3 periodic table. बच्चों in my previous session we are studying about the NCERT question number 1 to 12. ठीक है, तो now we are discussing about question number 13. Now your question is explain why cations are smaller and anions larger in radii than their parent atom. कि भाई आपको ये बताना एक्सप्लेन करना है कि टाइन स्मॉल साइज का क्यों होता है और अनायन लार्जर साइज का क्यों होता है. एज वी नो दैट cations form by loss of electron, ठीक है, and anion form by gain ऑफ इलेक्ट्रॉन और द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करते हो देर इज अ रिमूवल ऑफ अ कम्प्लीटली शेल, और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो देन देर विल बी द एडिशन ऑफ अ न्यू शेल और देर मे बी अ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन. तो जब आप जो शेल रिमूव करते हैं न्यूक्लियर का फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए साइज कम हो जाता है, इसलिए कीटायन का साइज क्या होता है, कम. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन डालते हो रिपल्शन होती है और रिपल्शन हमेशा साइज को इंक्रीज करती है, तो डैट मीन्स अनायन का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज. A cation has a fewer number of electrons than its parent atom, while its nuclear charge remain the same. एक cation बनता है with the loss of one electron from the parent atom. ये तो हमें पता है बच्चे कि जब हम parent atom को लेते हैं तो parent atom के loss से क्या बनता है, पेरेंट एटम में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दूं तो हमारा क्या बनता है, कीटायन. लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो वही है ना, मीन्स प्रोटॉन्स तो वही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया है, तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स पे और ज़्यादा होल्ड हो गई न्यूक्लियस की. तो व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम, एज अ रिजल्ट अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर इन कीटायन देन इट्स पेरेंट एटम. ठीक है, पेरेंट एटम में सपोज मेरे पास एक कार्बन का एटम है, यू नो डैट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. सो दैट मीन्स 6 कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है. सो अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है इसके अंदर से तो कार्बन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बट द प्रोटॉन इज सेम ना. तो अब वो प्रोटॉन क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर और भी अच्छे से होल्ड पकड़ेगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होएगी और साइज डिक्रीज होता है. इसलिए कीटायन इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ पेरेंट एटम. लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ऑन द अदर हैंड अनायन हैज़ वन और मोर इलेक्ट्रॉन दैन इट्स पेरेंट एटम. अनायन के एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पेरेंट एटम से, रिजल्टिंग क्या होता है, इंक्रीज्ड रिपल्शन, जिससे रिपल्शन बढ़ते. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस की वजह से क्या होगी, रिपल्शन. तो अमंग द रिपल्शन इफेक्टिव जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो कम हो जाता है. ठीक है, अब न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया, डैट मीन्स रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगी. एज अ रिजल्ट डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस and the anion size increases. So the size of the anion larger than the its parent atom. Now next question is question number 14. What is the significance of the term isolated gaseous atom? आपको ये जो टर्म्स आई है ना बेटा, आइसोलेटेड गैसेस एटम या ग्राउंड स्टेट, जब भी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, फिर हम देखेंगे. नाउ आयनाइजेशन, आयंस की फॉर्मेशन यानी इलेक्ट्रॉन लॉस होना, आयनाइजेशन इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटायन एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनायन. अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन और फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल. ठीक है, आयनाइजेशन क्या है बच्चे, आयनाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. बट एटम कैसा होना चाहिए, बट द एटम इन द गैसियस स्टेट. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, रिमूव दिस while the addition of electron in the outermost shell the amount of energy releases.
Now that energy is releases, that is called the electron gain enthalpy in the isolated gaseous atom. Means जब एक एटम गैसियस स्टेट में होगा उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे वो आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जब कोई एटम गैसियस स्टेट में होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब हमें ये जो है डिफाइन करना है. नाउ अब हम देखते हैं एग्जैक्ट में क्या है ये एक्चुअली. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटे, इज द एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. कि एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में, और कौन किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में. ना ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जो जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल पे होता है. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, लोअर लेवल पे. Although atoms are widely separated in the gaseous state, there are some amounts of attractive force among the atom. लेकिन वो और बात है कि एटम्स जो है वाइडली सेपरेटेड होता है गैसियस स्टेट में, दूर दूर, क्योंकि गैसियस स्टेट तो एटम के पार्टिकल नेचुरली बात है बहुत दूर दूर होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स तो होता ही है एटम्स के बीच में. तो आयनाइजेशन डिटरमाइन करेगी, आयनाइजेशन क्या करेगी, डिटर्मिन करेगी. इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम. टू डिटर्मिन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम. भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम निकालना चाहें ना कि वो इम्पॉसिबल हो जाती है एक सिंगल एटम को आइसोलेट करने के लिए. बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी फर्दर रिड्यूस बाय लॉवरिंग द प्रेशर. लेकिन अगर प्रेशर कम करते जाएंगे तो गैस है, गैस दूर जाएगी, दूर जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और भी कम कर सकते हैं. तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा टर्म, आइसोलेटेड गैसियस एटम, और जो कि डेफिनेशन जो कि हम यूज़ किया गया है आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी में. तो क्लियर कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, एटम एक दूसरे से बहुत दूर होना चाहिए. बट तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वो गैसियस स्टेट में भी है तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि गैसियस स्टेट में भी हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कह सकते हैं पर ज़ीरो नहीं कह सकते. क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप ज़ीरो कह देंगे दैट मीन्स वो चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. इसका मतलब कोई भी एटम जब गैसियस स्टेट में जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसके अंदर है, चाहे वो कम है लेकिन फिर भी है तो सही. तो अब हमें वो लेना पड़ेगा गैसियस स्टेट में, और उस टाइम पे उस गैसियस स्टेट में क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है और तब हमें जो एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, निकालने के लिए. इवन प्रेशर भी रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि पार्टिकल और दूर हो जाए. नो सेकेंड इस टर्म में हमने यूज़ किया आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, और सेकेंड टर्म हमने यूज़ किया ग्राउंड स्टेट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ग्राउंड स्टेट. जनरली ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की उस स्टेट को बोला जाता है जब वो लोअर लेवल पे होता है. ठीक है, जब वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास पास होता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. नाउ एटम रेफर्स टू द मोस्ट स्टेबल स्टेट. और एक्चुअली बात है न्यूक्लियस के जितने पास होगा उतना स्टेबल स्टेट होगी क्योंकि उसकी उतनी एनर्जी कम होती है ना. इफ़ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड. ठीक है, कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. ठीक है, कि जब भी कोई एटम ग्राउंड स्टेट पे होगा इसका मतलब वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा और उसकी एनर्जी भी बहुत कम पाएगी. ठीक है. नाउ इफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज इन दिस ग्राउंड स्टेट, अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट में है, एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. सो इसलिए हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में आइसोलेटेड गैसियस एटम को यूज़ करते हैं, या फिर किस टर्म को यूज़ करते हो, ग्राउंड स्टेट को यूज़ करते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज energy of an electron in the ground state. Energy of an electron in the ground state is minus 2.18 10 to the power minus 18 जूल. कि भाई इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में था तो उस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी थी, माइनस 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 जूल. तो अब हमें क्या निकालनी है, हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी है, लेकिन किस में निकालनी है, जूल पर मोल में. हमें किस में निकालनी है, जूल पर मोल में. नाउ अब हमें पता है एक मोल किसके इक्वल होता है, 1 मोल. 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.00 इंटू 10 टू द पावर 23.
यही होता है 6.022 10⁻23। अब वो कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है -2.18 इंटू 10⁻−18। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है तो हमें किसकी निकालनी है, 1 मोल की। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन पाएंगे, 6.022 10⁻23, है ना। तो हेयर दिस इज, लेट्स सी कि इट इज़ गिवन डैट, ये आपको दिया गया है कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी है, -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से निकालना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट से, तो उसको इतनी एनर्जी की नीड है, ठीक है। नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है उसकी, 2.18 10⁻−18 जूल। अब हमें निकालने पर मोल में। नाउ एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 10⁻23। जब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2.18 है तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होगी, तो डैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, 2.18 इंटू 10⁻−18 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड योर आंसर विल बी 1.31 10⁻6 जूल पर मोल. Your next question is, now question number 16, among the second period element that actual ionization enthalpies are, order is this, order आपका क्या आ रहा है, सी फर्स्टली हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं साइज जो है वो कम होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती भी है। और ये बात देखो ये हो भी रहा है कि लिथियम से नियोन तक जा रहे हैं तो ऑक्सीजन बढ़ रही है, फ्लोरीन तक जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। लेकिन फिर भी बेरिलियम की आपसे कुछ आपने केसेस देखने हैं, एक्सेप्शन बिहेवियर। बेरिलियम की एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है बोरॉन से। अब बेरिलियम की एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है बोरॉन से, तो फर्स्टली वी हैव राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ना जब हम बेरिलियम का केस देखते हैं, हाँ जी, बेरिलियम के केस में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, इसमें 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द 2s electrons, whereas electron has to be removed from the boron in 2p orbital. अब 2s तो इलेक्ट्रॉन बहुत नज़दीक है ना, 2s शेल तो बड़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास, इसलिए न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाए बैठा है किसके ऊपर, एस पे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन बोरॉन के केस में क्योंकि 2p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर हो गया है, इसलिए न्यूक्लियस अपना होल्ड नहीं कर पा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है किसके ऊपर, 2p ऑर्बिटल के ऊपर, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है, जिसकी वजह से 2p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, जिसकी वजह से बोरॉन की एनर्जी क्या हो जाती है, हायर. Now next is question number next is nitrogen, oxygen, nitrogen and oxygen. Why the nitrogen have higher ionization enthalpy than oxygen? Again we will write the electronic configuration. Nitrogen की क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3, जबकि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p4। तो जब हमने नाइट्रोजन का केस देखा तो इलेक्ट्रॉन निकालना 2p में से है, लेकिन ऑक्सीजन के केस भी सेम है, इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम 2p ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के केस में एग्जैक्टली कैसी है वो, हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाता है डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इसमें और एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होती है। तो ड्यू टू दिस टू रीज़न एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैसे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन
अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है निकालना तो 2p में से है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पेयर्ड होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है लेकिन अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कम हो जाती है। नाउ नेक्स्ट केस में अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फिर ऑक्सीजन की कम है। तो पहले हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p4, लेकिन यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 2p5। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है 2p5। नाउ अब हम देखें, अगर हम ये लॉजिक लगाएं ना, जैसे हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लगाया, भाई ऑक्सीजन में तो एक पेयरिंग हो गई, एक पेयरिंग हो गई तो रिपल्शन हो गई, इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान है भाई। लेकिन जब अगर फिर यही लॉजिक हम फ्लोरीन में लगाए तो लगा सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन कहता है अगर ऑक्सीजन में एक ऑर्बिटल में पेयरिंग हो रही है तो मेरी तो दो ऑर्बिटल में पेयरिंग हो रही है, डेट इज 1s2 2s2 एंड 2p5। 2p5 में दो ऑर्बिटल में क्या हो गई है पेयरिंग। अब जब दो ऑर्बिटल में पेयरिंग हो रही है तो रिपल्शन और ज़्यादा होनी चाहिए, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, तो एनर्जी और भी कम होनी चाहिए। तो फ्लोरीन कहता है मेरी एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। अब ऐसा ज़्यादा क्यों होती है? तो कहते हैं अगर फ्लोरीन के केस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एक प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोटॉन ऐड करने से न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज की भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, चार्ज भी बढ़ रहा है। लेकिन अब इस केस में न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी बढ़ रहा है, रिपल्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन अट्रैक्शन इज डोमिनेटेड ओवर रिपल्शन। अट्रैक्शन जो होती है वो डोमिनेट हो जाती है किससे? रिपल्शन से। तो उसकी डोमिनेशन की वजह से अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए अभी भी इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बावजूद भी आपके फ्लोरीन में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हाई होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज how would you explain the fact that first ionization enthalpy of the sodium is lower than that of magnesium, but in second ionization enthalpy is higher than magnesium? So firstly we will write the electronic, because these questions can be solved by writing only the electronic configuration. Now we have one is sodium, one is magnesium. Configuration 281 282. outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसमें 1 है। मैग्नीशियम में कितने टोटल? राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, here 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2. now let's start with the first ionization energy. अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन मीन्स जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, तो जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं first electron has to be removed from fully filled s orbital which is very stable. तो large amount of energy is needed for the removal of this one electron, तो इसलिए मैग्नीशियम की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब हम सोडियम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ने किस में से निकालना है? 3s1 में, अनपेयर्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यू कैन ईजिली रिमूव दैट। सो ईजिली रिमूव होने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से, ईजिली रिमूव होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की क्या होती है? लोअर होती है। किससे? मैग्नीशियम से। तो इसकी मैग्नीशियम की ज़्यादा हो गई, सोडियम की लोअर हो गई। क्या? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ना। अब वो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, तो हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लेते हैं ना। सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज लग चुका है। सेम एयर मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब सेकेंड कि उसके ऊपर +1 का चार्ज आ चुका है ना। सोडियम की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2-8, इसकी बात करें तो 2-8-1। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें किस में से निकालना पड़ेगा? ऑक्टेट में से, विच इज स्टेबल है ना, विच इज स्टेबल। अब स्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जबकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस में से निकालना पड़ेगा?
3s1 में से, जो कि एग्जैक्टली कैसा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आराम से निकल जाएगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन मैग्नीशियम की तो हो जाती है कम, लेकिन सोडियम की हो जाती है ज़्यादा। सो सी दिस, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सोडियम ऑफ is lower than that of magnesium. This is primarily because of two reason. अब ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम का जो साइज होता है वो बड़ा होता है मैग्नीशियम। फर्स्ट केस, क्योंकि पीरियड में जाएंगे तो साइज घटता है। सेकेंड केस क्या है? न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम पे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। नेचुरली बात है, साइज छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए मैग्नीशियम पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू सोडियम। For these reasons, energy required to remove an electron from magnesium is more than that of energy required in sodium. So, first ionization energy of the sodium is lower than that of magnesium. ठीक है। लॉ ऑफ सेकेंड केस देखते हैं। भाई सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है सोडियम की एज कम्पेयर्ड विद द मैग्नीशियम? अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हो तो मैग्नीशियम के अंदर जो चार्ज जो कॉन्फ़िगरेशन आती है डेट इज़ 281 है ना, लेकिन सोडियम एक्वायर कर लेता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बड़ी डिफ़िकल्टी है, ठीक है। तो मैग्नीशियम एक आफ्टर लॉसिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्टिल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन द 3s ऑर्बिटल, लेकिन इन केस ऑफ सोडियम एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो अब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन in case of sodium is much higher than that of the magnesium, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपको नोबल गैस कोर में से निकालना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। Now the second question is, what are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down a group? Now the factors responsible for the ionization enthalpy to decreases down the group. हाँ जी, ionization enthalpy down the group कम होती जा रही है। पहला रीज़न क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, एंड दूसरा रीज़न स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो फर्स्ट रीज़न देखते हैं हम, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, यू नो दैट बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, but here the number of electron gradually add in different shell. So the atomic size also increases gradually as moving down the group as the distance of the valence electron and nucleus increases, and nucleus and the electrons are not held very strongly by the nucleus, so the size increases, ionization energy decreases. Now next is shielding effect. Now what is shielding effect? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बच्चे कि होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस दैट अकर ऑन द आउटर मोस्ट शेल दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, कि जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे जा ही नहीं पाता। क्यों नहीं करता? क्यों रोक लेता है वो उसको? इनर के इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इनर शेल्स, क्योंकि अब डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहे हैं, अब शेल बढ़ रहे हैं तो इनर में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सो देयरफॉर द शील्डिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज डाउन ए ग्रुप, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट हेल्ड टाइटली बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी तो पकड़ बंद हो गई ना न्यूक्लियस की बाहर के इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं मैं पकड़ ही नहीं होने दूंगा, होल्ड ही नहीं होने दूंगा, जिसकी वजह से अब जैसे ही होल्ड वीक हुआ इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो गया, ठीक है। तो वी कैन ईजिली रिमूव द इलेक्ट्रॉन सो द डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों दैट यू विल क्लैरिफाई दीज क्वेश्चंस। ओके, बाय बाय।